113 ही है ना? ओके, पेज नंबर 376। पेज 376, point number 3. TML entered into a contract to sell 1 unit of machine. Page 375. Point number 3. TML entered into a contract to sell 1 unit of machine A and machine B. 1 unit of machine A and 1 unit of machine B for a total price of 16 million. तो मशीन ए भी ले लो मेरे से, मशीन बी भी ले लो, दोनों ले लो कितने की? 16 मिलियन की। पेज 375। मशीन ए वॉज डिलीवर्ड इन हमारा साल, मशीन ए हमारे साल डिलीवर हो गई टू द कस्टमर, तो रेवेन्यू कब बुक होगा? हमारे साल। वाइल मशीन बी वॉज डिलीवर्ड इन जनवरी 2020, मशीन बी कब डिलीवर हुई? जनवरी 2020 को। अब सवाल खामोश है, तो दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। जाहिर बात है मशीन ए मशीन बी कोई ब्लेंडिंग करके तो नहीं दी जा रही, मशीन ए अभी बेची जा रही है, मशीन बी बाद में बेची जा रही है, बर्गर 10 मिनट पहले भी बोतल बाद में दी जा रही है। तो मशीन ए मशीन बी अपने अंदर भी अलग अलग है, मशीन ए मशीन बी नाम से पता लग रहा है, और कोई इनपुट्स नहीं है कंबाइंड आउटपुट की, एक दिसंबर में बेची जा रही है, एक बाद में बेची जानी है। तो अब ये स्टेप भी ना सवाल पे लगाया करें। तो ये दोनों मशीन्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। द कंसिडरेशन ऑफ 16 मिलियन इज ड्यू, पैसे लेने का हक एस्टेब्लिश होगा आफ्टर बोथ मशीन्स आर डिलीवर्ड। ये कंडीशन अटैच हो गई रेवेन्यू के साथ। कंडीशन, पैसे लेने का हक कब बनेगा? इसका मतलब है आपने दोनों डिलीवर करनी है तो पैसे लेने का हक बनेगा। इसका मतलब है जब आप पहली डिलीवर कर रहे होंगे तो आपके दिल की आवाज होगी कि पैसे लेने हैं। TML sells machine A and B at standalone selling price of 12 and 8। अकाउंटेंट ने तो बोंगी मारी होनी है कोई, इसको जरा फारक करें, अकाउंटेंट को छोड़ें। चलें जी। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द, याद है स्टैंडर्ड में 5 स्टेप्स हैं, भूल। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप 2 आइडेंटिफाई सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जिस पे आज की हमारी पूरी क्लास थी। देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 3 डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस 16 मिलियन। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन सेलिंग। स्टैंड अलोन दी हुई है दोनों की, 12 जमा 8 20, 20 वाली चीज कितने की मिल रही है? 16 की। रिकॉर्ड द रेवेन्यू एज एंड व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। तो एलोकेशन करते हैं पहली क्लास वाली, लेक्चर 1। मशीन ए और बी की एलोकेशन करते हैं। जी बताएं भाई। मशीन ए मशीन बी, स्टैंड अलोन प्राइस और एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। जी बोलें। 12 8 और 16। 9.6 6.4। कॉन्ट्रैक्ट भी आइडेंटिफाई हो गया, 2 वादे हो गए, हमने इनको एलोकेट भी कर दिया। अब हमने जो है वो रेवेन्यू बुक करना है। करेक्टिंग एंट्रीज पूछी हुई हैं, अकाउंटेंट ने कोई गलत की होंगे ना, तो करेक्टिंग एंट्रीज पूछी हुई हैं। ओके अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं डेटा आपके सामने लिखूं तो कुछ ऐसे डेटा बनेगा। मशीन इज डिलीवर्ड इन दिसंबर,
और मशीन बी जनवरी। तो ए कब डिलीवर होनी है? दिसंबर में। और बी कब डिलीवर होनी है? जनवरी में। अच्छा, डिलीवर भी होनी है बी जनवरी में, और डिलीवर भी होनी है जनवरी में, और जनवरी के अंदर ही हमारा अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश होगा। अनकंडीशनल यानी कि डेटर हमारा कब बुक होगा? जनवरी में। मैंने आपको कहा था ये डेटा लिख के ना थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया करें। इस डेटे को कैसे मैंने बनाया है ये भी जरा देख लें। ए वॉज, कैश का तो जिक्र ही कहीं नहीं, कैश का तो जिक्र ही कहीं नहीं, पता नहीं वो कब आना है। ए वॉज डिलीवर्ड इन दिसंबर, ए वॉज डिलीवर्ड इन दिसंबर, एंड बी विल बी डिलीवर्ड इन जनवरी। तो इसकी सेल दिसंबर में बुक करेंगे, इसकी जनवरी में। अब दूसरा फड्डा, एक तो फड्डा होता है कि सेल कब बुक करनी है, दूसरा फड्डा होता है डेबिट क्या करना है। वो फड्डा लग गया। वो फड्डे के लिए इधर आए। द प्राइस इज ड्यू, पैसे लेने का हक बनेगा जब आप दोनों मशीनें दे दें। इसका मतलब है उससे पहले पैसे लेने का हक आपका नहीं बनेगा। तो उससे पहले आप उसको जाके ये नहीं कह सकते पैसे दो पैसे दो। अब मुझे बताएं कि एग्जैक्ट जो था तीसरा सिनेरियो, उसमें आपने इंग्लिश का फिक्रा क्या लिखा था आज सुबह सुबह आते ही? गुड डिलीवर्ड बट कंडीशनल राइट। ये फिक्रा पेपर में सोचें और इसके साथ बोलें और फील करें, क्या ऐसा ही है? मशीन ए डिलीवर्ड बट कंडीशनल राइट। कंडीशन इज डिलीवरी ऑफ मशीन बी। नाउ गॉट इट? तो मशीन ए के साथ बार बार ये फिक्रा बोलें। जनवरी में दिसंबर में जो डिलीवरी हो रही होगी, गुड्स आर डिलीवर्ड बट, अच्छा सर हम पेपर में हो सकते हैं चौथा सिनेरियो सोचें। वो तुझे जूती उतार के मारूं, डिलीवरी होगी है, चौथा सिनेरियो कैसे सोच सकते हैं? चौथा सिनेरियो था नो कैश नो डिलीवरी। चौथा सिनेरियो कहां से सोचना है तूने? अजीब सी बात है ना, चौथा सिनेरियो क्यों सोचें? नो कैश नो डिलीवरी है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो बाय डिफॉल्ट नॉन कैंसिलेबल होता है, कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल ही होगा, लेकिन नो कैश नो डिलीवरी भी तो लगाए ना, तो चौथा तो लग नहीं सकता। और सादे वाला सिनेरियो भी नहीं है, पैसे आने की डेट ही नहीं बताई। पैसे सेल तो वो देख नहीं सकते, पैसे आने की डेट भी नहीं बताई उसने। तो इसलिए आज आके कौन सा बचा? आज आके खोती बोर्ड थले, तीसरा सिनेरियो बचा। तो अब आप बता दें दिसंबर में सेल बुक कर लूं क्योंकि डिलीवरी हो गई है, लेकिन दिल की आवाज, कुछ ज्यादा ना बोला करें घर में ये लफ्ज। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट और सेल ऑफ मशीन ए क्रेडिट या रेवेन्यू क्रेडिट जी। ओहो हो प्लीज इसको काटें। 9.6 जी। ये तो हो गई दिसंबर में एंट्री। जनवरी की एंट्री बताएं। ओ खुदा का खौफ करें, बस ईयर एंड 31 दिसंबर 19 है, ईयर एंड 31 दिसंबर 19। बस जनवरी में जो एंट्रियां होनी है हो हमारी बला से। चाचू ने क्या किया जरा देखते हैं। हमारे चाचू ने सॉरी हमारे चाचू ने नहीं, वो तो अच्छे बच्चे हैं, बड़े हैं। The accountant recorded the receivable. The accountant recorded the receivable and the revenue of 12 ये वाला होगा ना। IFRS 15 भी पढ़ा नहीं होगा, क्लासें छोड़ दी होंगी कि अगस्त आ गया चलो घर चलते हैं। तो अकाउंटेंट ने रिकॉर्डेड रिसीवेबल एंड रिकॉर्डेड रेवेन्यू ऑफ 12 अपॉन डिलीवरी ऑफ मशीन। तो मशीन ए को डिलीवर करते हुए उसने ये एंट्री की है। क्या एंट्री की है जी? रॉन्ग। डेटर डेबिट और सेल डेटर या रिसीवेबल 12 से। उसने एलोकेशन भी नहीं की एक तो, और एलोकेशन की एक गलती ये की है, और दूसरी गलती ये की है कि सेल भी ओवरस्टेट कर दी है, 12 पे बुक कर दी है। खुदा के लिए रेक्टिफाइंग एंट्री ना पूछिएगा मेरे से, मैंने चले जाना है। रेक्टिफाइंग एंट्री खुद कर नहीं मैंने नहीं करनी। ना 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 नहीं। अच्छा जी उधर रखो कैमरा, नोट कर लें।
बाकी लोग क्वेश्चन 11 का पॉइंट 2 पढ़ें। क्वेश्चन 11 का पॉइंट 2। जब भी लफ्ज आ जाए ना पैसे ड्यू तब हैं, तो वो डेटा टाइप चीज होती है। ये जी अगर कल वाला सवाल आपने सही तरह किया और होमवर्क वगैरह किया है तो ये सवाल भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल निकाल लें। पास पेपर क्वेश्चन 11 एडजस्टमेंट नंबर 2। रेक्टिफाइंग एंट्री कर दो ना आप फिर। हमारा ईयर एंड है जी 30 जून 2021। ऑन 1 जनवरी 2021 PML entered into 6-month contract with Beta Limited to sell car B for rupees 3.5 million per unit. ये तो सेल प्राइस हो गई। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज का, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्योंकि बस कार बी बेचनी है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इफ BL परचेजेज मोर देन 10 यूनिट्स, अगर तुमने 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद ली, पता नहीं शोरूम लगाना है उसने, अगर तुमने 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद ली ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 महीने में, तो द प्राइस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 3.4 मिलियन पर यूनिट। 1 मिनट चौधरी साहब, क्या मसला है? कहते हैं मैं बोतलें लेने आया हूँ। चौधरी साहब अगर आपने 10 से ज़्यादा बोतलें ले ली ना, तो बोतल हम आपको 18 की लगा देंगे, वरना 20 की है। चौधरी साहब ने कहा अभी मुझे 10 से ज़्यादा नहीं चाहिए, अभी मुझे थोड़ी चाहिए। या हो सकता है क्या कहते हैं फ्यूचर में ज़्यादा ले ले, हो सकता है फ्यूचर में ना ले ज़्यादा, इस तरह की बातें हैं। अच्छा, एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने अंदाज़ा लगाया है कि BL विल मीट द थ्रेशोल्ड फॉर डिस्काउंट। ये थ्रेशोल्ड मीट करेगा। उसके बाद उसने मीट किया नहीं किया ये अलग बात है। पहले ज़रा मुझे ये बता दें कि ऑन 1 जनवरी PML entered into 6-month contract to sell car B. As per the contract BL पर इफ अगर तुम 10 से ज्यादा यूनिट खरीदो तो द प्राइस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 3.54 पर यूनिट। एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने कंक्लूड किया है कि वो बंदा बोले विल मीट द डिस्काउंट। इसका मतलब है हम शुरू से ही सेल 3500 पे बुक करेंगे या 3400 पे। अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा कि उसने ली कितनी है चीजें, अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा उसने चीजें कितनी ली हैं। ये लाइन दोबारा पढ़ लें, देख लें, नहीं पता चला ना अभी तक कितनी चीजें उसने ली हैं। तो मैंने जैसे कल आया था पहला ऑर्डर इतने का आया है, दूसरा ऑर्डर इतने का आया है, तो ऑर्डर नंबर 1 ऑर्डर नंबर 2 अभी तक बिल्कुल सवाल ने नहीं बताया, बस एक लाइन लिखी है 10 के साथ। अगर तुम 10 से ज्यादा खरीद लो तो ये होगा, और मेरी सोच है कि इंशाल्लाह तुम इस लाइन की बुनियाद पे बता दें जो भी रेवेन्यू मैंने बुक करना है पहली वाली 10 गाड़ियों का, पहली दूसरी तीसरी चौथी गाड़ी जैसे जैसे बेचता रहूंगा, कितना बुक करूंगा 3400, और जो बाकी उससे ऊपर के पैसे पकड़ूंगा वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में डालूंगा। BL परचेज 11th यूनिट, इसका मतलब है 10 खरीद चुका है। अगली लाइन मैंने फिर काट दी। BL परचेज 11th यूनिट, इसका मतलब है कितनी खरीद चुका है? 10 खरीद चुका है। तो अब आप मुझे बता दें जब वो 10 खरीद चुका है तो 10 का रेवेन्यू मैंने बुक करने की ओरिजिनल एंट्री बता दें, जल्दी बताएं। नहीं, पहले जो 10 खरीदनी है उसका तो रेवेन्यू हम बुक करेंगे ना, फिर उसके बाद 11वीं खरीदने आएगा ना। अगली लाइन भी मैं पढ़ूंगा। BL परचेज बोले 11th यूनिट ऑफ कार बी ऑन 28 जून, इसका मतलब है 27 जून तक क्या एंट्री की है वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। नो गॉट द पॉइंट। उसने किस दिन 11th यूनिट खरीदे? 28 जून को। तो 27 जून तक मुझे इल्हाम नहीं था कि उसने क्या करना है। तो ऑन 28 जून कितनी खरीद ली? 11। अगर मैं 27 जून पे खड़े होकर सोचूं तो कितनी खरीदी? तो साथ साथ जब वो गाड़ी लेके जा रहा होगा तो 27 जून तक मैंने सेल कितने पे बुक की होगी? 3400 पे या 3500 पे? 3400 पे। BL परचेज 11th कार ऑन 28 जून फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड। वो तो एरर है ना ये कोई, फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड। BL हैज मेड द पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स एक्सेप्ट 11th यूनिट विच विल बी सेटल्ड इन जुलाई। और पैसों की अगर मैं बात करूं तो पैसे अल्लाह का शुक्र है सबके आ चुके हैं, सिवाय किसके?
11th के। तो इसका मतलब है पैसे आ चुके हैं, शायद 7 पैसे आ रहे होंगे गाड़ियों के, और तो कुछ बताया नहीं, डेटा शेटर बुक करने की जरूरत नहीं। तो कितनी गाड़ियों के आ चुके हैं, कितने गाड़ियों के आने हैं? अच्छा, पहला सवाल मेरा, जो गाड़ियां बिकी हैं हमारे साल में वो 28 जून से पहले कितनी बिकी हैं? 10 बिकी हैं, 35 28, 29, 30 जून को कितनी बिकी है? एक बिकी है। पहला सवाल मेरा खत्म हो गया। दूसरा सवाल, पहली वाली जो 10 है उनके पैसे, और अगली वाली जो एक है उसके पैसे आने हैं। तो अब ओरिजिनल एंट्रीज पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद राउंड की तरफ मूव करेंगे। जी मुझे बताएं, अगर मैं आपके समझने के लिए लिख दूं बिफोर 28 जून, शायद ये ज़्यादा आपको अच्छा लगे कि 28 जून से पहले पहले जब भी मेरी गाड़ी बिकती होगी तो मैं सेल बुक करता हूँ। 10 एंट्रियाँ करूँ या 10 गाड़ियों की इकट्ठी एंट्री कर दूँ? 10 गाड़ियों की इकट्ठी एंट्री कर दूँ। बिफोर 28 जून मुझे इल्हाम नहीं था कि गाड़ी है, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि वो 10 से ऊपर ले लेगा। तो बिफोर 28 जून मैंने क्या एंट्री की होगी? कैश डेबिट, रेवेन्यू डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। सवाल ने बताया पैसे आ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो आ चुके हैं, फिर साथ साथ ही आते रहे होंगे। अच्छा जी, आप बता दें रेवेन्यू किसका बुक करना है? 10 इंटू 3400। अच्छा, कैश कितना दे के जाएगा वो बंदा? 3500 इंटू 10, 3500 इंटू 10। और मैं लाइबल कितना फीन करूंगा? 100 इंटू 10। जी मोहतरम बताएं आप। 35,000, 34,000, 1000। इसको अगर आप 27 जून लिखना चाहते हैं ना तो अप टू 27 जून भी लिख लें, अगर ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं। अप टू 27 जून, अप टू 27 जून मुझे इल्हाम नहीं था कि वो कितनी गाड़ियां लेके जाएगा, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैंने सोचा हुआ था कि ज़्यादा ही ले जाएगा, तो इसलिए मैंने शुरू से रेवेन्यू किस पे बुक किया हुआ है? 3400 पे। अच्छा, 28 जून को जब वो आया होगा, भाईजान मुझे अगली गाड़ी चाहिए, तो मैंने सोचा होगा मेरा अंदाज़ा सही निकला, अल्लाह का शुक्र है मेरा अंदाज़ा सही निकला है, मैंने पिछला रेवेन्यू नहीं उल्टाना। सही निकले मेरा अंदाजा, पहले बता दें फिर मैं अगली बात करता हूं। जब वो आया होगा 28 को मेरे पास कि भाईजान 11वीं गाड़ी दे दें, तो मैं कहूंगा अल्लाह का शुक्र है भाईजान आप आ गए, मैं भी यही सोच रहा था कि आप आएंगे। अब अगली गाड़ी का भी शुक्र है 3400 पे ही बुक करना है। अगली गाड़ी 28 जून को जब डिलीवर होगी, एंट्री बताएं। रिसीवेबल डेबिट, उसके पैसे नहीं आए ना? ऐसी तो कोई लाइन नहीं लिखी हुई द राइट विल बी एस्टेब्लिश्ड व्हेन द फलां फलां फलां, इस तरह तो कुछ नहीं लिखा हुआ। बस ये लिखा हुआ है कि गाड़ी बेच दी है, पैसे नहीं आए, तो पैसे नहीं आए तो कोई मसला नहीं, डेटर डेबिट कर ले, डेटर डेबिट और सेल या रेवेन्यू क्रेडिट। जी कितने से? 3400 से। एक मिनट, लेकिन एक चीज मैंने कहा था सोचा करें, जैसे ही वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करे तो देखा करें पिछली एंट्री की कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? वो जो लायबिलिटी मेरी खड़ी है कि उसको मैंने पैसे ज्यादा ले लिए हैं, क्या वो पैसे मैं उसको कैश में वापस कर दूं या कैश अगले साल आना है इस गाड़ी का? तो कैश में तो क्रेडिट कर नहीं सकता, तो मैंने फिर एक आपको मशवरा दिया था, क्या करें? इस लायबिलिटी को खत्म कर दें और उसे कहें मैंने तेरे से अब ज्यादा पैसे नहीं लेने। क्या इस गाड़ी के अब 3400 ले लेंगे या जो ले लिए में ज्यादा इस गाड़ी में छोड़ देंगे? इस गाड़ी में नहीं छोड़ देने चूहों की तरह, तो इस गाड़ी की प्राइस लेते हुए वो पैसे छोड़ देंगे। अच्छा जी, आप बताएं 28 जून को एक और एंट्री क्या करो? जैसे नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं तो फौरन पिछले को जरा चेक मैक करते हैं, तो ये पिछले की चेकिंग मैकिंग हो रही है, कैश इन्वॉल्व नहीं करना आपने। आप बता दें क्या वो लायबिलिटी है मेरे कंधों पे, आप या लायबिलिटी खत्म करने का टाइम आ गया? मैं लायबिलिटी खत्म कर दूं, मैंने तुझे पैसे नहीं देने और मैंने बदले में तेरे से पैसे कम लेने हैं, ठीक है? तो ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज की तरफ मैं पहले मूव करूंगा, पहले रॉन्ग कर लूं, ये ओरिजिनल होगी। आज रॉन्ग बनाएं, घर में सही वाला सालन आप बनाते हैं, आज जरा रॉन्ग बनाएं। यार तेरी मेहरबानी यार। तो गुस्सा क्यों कर लिया तूने?
अच्छा जी, चलिए पढ़ें। BL purchased 11th unit of car B for which no revenue has been recorded। नीचे लाइन लिखें, पहली 10 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया है, पहली 10 का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया है। क्यों? कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं जी, उसने कौन सी एंट्री नहीं की? मेरे ख्याल से जब ये नहीं की तो फिर ये भी नहीं की, तो जब रेवेन्यू बुक नहीं किया तो फिर अगली एंट्री भी नहीं की, जब रेवेन्यू बुक नहीं किया तो अगली एंट्री भी नहीं की। अब मुझे बता दें, कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता है, उसने सिर्फ एक लफ्ज लिखा हुआ है। रॉन्ग को पकड़ना एक ट्रिक होता है, इस पे बहुत मेहनत करनी है आपने। नो रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड, ओरिजिनल करने के बाद पढ़ा करनी है रॉन्ग। रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है रेवेन्यू के कनेक्टेड वाली एंट्री भी नहीं हुई। अब मुझे बताएं, जब कैश आया होगा तो कितना आया होगा? 35,000। क्या उसने सारा रेवेन्यू बुक किया होगा 35,000, या सवाल खामोश है? तो हम ये एज्यूम करेंगे कैश की एंट्रीज उसने सही की हैं, कैश की एंट्रीज उसने सही की हैं। जब सवाल खामोश हो, ये गलती एक और भी हो सकती थी, अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड फुल रेवेन्यू फ्रॉम प्रीवियस कार्स, लेकिन वो फिर सवाल बताता ना, तो सवाल सिर्फ एक चीज बता रहा है, सवाल सिर्फ एक चीज बता रहा है। क्या सवाल? कह रहे हैं इसने इसका रेवेन्यू बुक नहीं किया, तो मैंने कहा पिछलों का, कहते हैं वो मैं नहीं बता रहा, पिछलों के बारे में मैं नहीं बता रहा कि वो क्या किया उसने। तो क्या किया होगा उसने? जो करना था, जो करना था। बोलें जी, कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 1000 से। नोट करो। तो बस सोल्यूशन में वही दो एंट्रीज हो गई हैं एज इट इज रेक्टिफाइंग में। सोल्यूशन में आओ, इधर ये ओरिजिनल है, ये रॉन्ग है, और ये रेक्टिफाइंग। रेक्टिफाइंग में सिर्फ यही दो ओरिजिनल वाली हमने उठा के लिख दी हैं। अच्छा जी, कंसोलिडेशन, अब हल्का फुल्की कोई चीज़ कर लें। कंसोलिडेशन में देखें, उसने IFRS 9 डाला हुआ था, किधर है? एसोसिएट्स का चैप्टर किधर है? IS 28। यार एक दो कोई एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से किया करें, जैसे हमने 20-25 मिनट लगा दिए हैं लेकिन दो एडजस्टमेंट्स किए हैं, लेकिन बस तसल्ली से ना समझ के कि ये सिनेरियो क्यों नहीं लग रहा, ये सिनेरियो क्यों नहीं लग रहा, तसल्ली से समझ के किया करें। अच्छा, पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन हमारा रहता था, कौन सा था, किसी को याद है? 3 था 4 था? 3 था, और कौन सवाल को करके लाया था और कह रहा था ये इधर ही कोई बैठा हुआ भाई है एक, हाँ जी, पेज नंबर 173। बात आसान सी है इसलिए मैं लाया हूँ, बात जानदार नहीं है। पेज 173, क्वेश्चन नंबर छोड़ो, या पेज ले लो या क्वेश्चन नंबर ले लो या जान ले लो। ऑन 15 नवंबर 2019, 15 नवंबर 2019 को, अब क्या करते हैं आप लोग, अगर काम ना हो रहा तो सो जाते हैं। अब मैं रात को ये 10 बजे बैठा था कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पे, लेकिन किताब का मुझे फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने इधर उधर दाएं बाएं देखा, फिर वो सारे भी अच्छे नहीं लगे, तो कोई 1 बजे जाके 1:15 बजे ये जो फॉर्मेट है फाइनल हुआ कि खाली क्वांटिटीज़ लिख दूँ। पहले मैं क्वांटिटीज़ पर यूनिट और टोटल डाल के लिख रहा था साथ साथ, फिर मैंने सोचा क्वांटिटीज़ लिख देते हैं, सेल की वर्किंग अलग कर लेंगे, प्राइस की वर्किंग अलग कर लेंगे। तो ये सारा सोचते 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 सोचते, अगर आप ICAP की किताब में देखेंगे तो ICAP ने तो माशाल्लाह ऐसा शहजादा पुना मारा हुआ है कि उसने कोई कैलकुलेशन ही नहीं की हुई। ICAP वाला तो बारों बार चलता है, और उसने सवाल के अंदर कौन सा सवाल था? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। तो उसने तो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर, अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, आप भी किसी के साथ बैठे हुए हैं, तो वो तो ऐसे चला है,
पता नहीं 12,000 जमा 2400 डिवाइड बाई 150 इज इक्वल टू 96, एडजस्टमेंट इज इक्वल टू 96 इंटू 60 इज इक्वल टू 5760 माइनस 6000 इज इक्वल टू 240। चलो सोचो। तो ठीक है, वो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक बच्चे होते हैं, वो कर भी लेते हैं ऐसा। तो जनरल एंट्रीज के नीचे ही उसने प्लस माइनस करने की कोशिश की, तो इस तरह प्लस माइनस से ज़रा चीज़ें काबू नहीं आती। तो इसलिए मेरा बस कहने का ये मकसद था कि जो काम करना हो उसको करके सोया करें, किए बगैर ना सोया करें। लेकिन ये नहीं कि फ्रेश माइंड के साथ ना आ रहे हों, इन दोनों चीज़ों में आप कंप्रोमाइज़ करें। फ्रेश माइंड के साथ भी आपने क्लास लेने आना है और सारा काम भी करके आना है। अब इसका तरीका ये है कि फिर वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर हैं उनके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो आज आके सारा जोर वहीं पर निकलेगा। वापस आ जाएँ जितने दी। IS 28 किधर है? ओहो, वो तो मुझे इधर बताएं ना, और मैनू पता है ना किधर है। हाँ जी, अच्छा मोहतरम, ऑन 15 नवंबर 2019 HL जाके देखें, सब्सिडरी एसोसिएट है, सब्सिडरी पे नंबर 173। एंड KL कौन है? एसोसिएट। परचेज 6 लाख एंड 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ जज्बा लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ 150 ईच प्लस 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट। HL लेक्चर नंबर 1 IFRS 9 का। HL एंड KL क्लासिफाइड द इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एज अ फाइनेंशियल एसेट, ये फाइनेंशियल एसेट है, एंड एट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। बताएं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को डालेंगे अब या नहीं डालेंगे? P&L में नहीं डालते थे, इधर डालेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को। दीज इन्वेस्टमेंट्स हैव नॉट बीन रीमेजर्ड एट ईयर एंड। अकाउंटेंट ने साल के एंड पे इनको रीमेजर नहीं किया। इसका मतलब है शायद जो आपको P&L नजर आ रहा है उनमें OCI वगैरह नजर नहीं आ रहे, तो इस वजह से अकाउंटेंट ने खाली P&L बनाया हुआ है, उसमें OCI नहीं आ रहे, तो अकाउंटेंट बेचारा उनको रीमेजर करना भूल गया। तो मार्केट प्राइसेस ऑफ JL शेयर वॉज इतने एंड इतने, तो ये निकाल लें आप मार्केट प्राइसेस इनकी। ये क्या लाइन उसने लिखी है? टोटल कैपिटल ऑफ JL कंसिस्ट ऑफ 20 मिलियन शेयर्स। यार असल में ना इसके 20 मिलियन शेयर्स हैं टोटल, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 मिलियन करें, 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 मिलियन, 6 लाख डिवाइड बाय 20 मिलियन 3%। तो इसका मतलब है क्या हमारी सब्सिडरी ने किसी और को सब्सिडरी बना ली है या उसके 20% से कम शेयर खरीदे हुए हैं? तो ये लाइन इसलिए थी, वरना इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी। क्या हमारी सब्सिडरी का नाम है HL? क्या हमारे एसोसिएट का नाम है KL? क्या ये एक चौथा बंदा आ गया बीच में, जज्बा? तो क्या हमारी सब्सिडरी ने जज्बा के इतने शेयर खरीदे हैं कि वो सब सब्सिडरी बन गई है? वो तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो ऐसी तंग करने के लिए ये लाइन बता रहा था कि उसके 20 मिलियन उसके टोटल शेयर हैं, हमने सिर्फ 6 लाख खरीदे हैं, तो इसका मतलब है 2-3-4% शेयर हमने खरीदे होंगे। ये बात को समझ आई? तो क्या हमारी सब सब्सिडरी बन गई या IFRS 9 वाली अकाउंटिंग है? IFRS 9 वाली अकाउंटिंग है। और हमने मेजर किस पे करने? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। तो सबसे पहले HL की किताबों में जो एंट्री नहीं हुई होगी वो बता दें क्या? इन्वेस्टमेंट इन जज्बा लिमिटेड शेयर्स। जी, इन्वेस्टमेंट बुक किस पे होगी? 15 नवंबर को खरीदे हमारे साल। कैलकुलेटर पकड़ें, बस कैलकुलेटर पकड़ें। 6 लाख ज़रब 150, 6 लाख ज़रब 150। यार इसको मल्टीप्लाई कर दें 102% से, इसको मल्टीप्लाई कर दें 102% से, बड़े हो गए हैं आप। 1.02 मतलब होता है इसका 90 मिलियन में बता दें 91.8। कितना लोगों ने ये निकाली है फिगर? बाकी शो देखने तो नहीं क्या है, दोबारा पकड़े कैलकुलेटर। मैंने क्या किया है, कितने शेयर हमने बाय किए हैं? 6 लाख। एक कितने का? 150। क्या जवाब आया? 9 मिलियन। 9 मिलियन को कैपिटलाइज करूं या ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें शामिल है या प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट या इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट? इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल है, फिर कुछ ना करते, प्लस करनी है अब इसमें। तो प्लस करें इसमें 2%, इसका प्लस इसका 2%, जवाब 91.8। और ये साल के एंड पे कितने की हो गई है? साल के एंड पे मार्केट प्राइस ऑफ 138 बाबू पर शेयर तो नहीं है। मार्केट प्राइस ऑफ JL शेयर वॉज ₹138 एट मार्केट प्राइस ऑफ JL शेयर वॉज ₹130। तो ये पर शेयर प्राइस है ना, 150 से गिर के किस पे चलेगी? 138। तो कैरी डाउन पकड़े, क्वांटिटी 6 लाख
मल्टीप्लाइड बाय 82.8। आप बता दें OCI में क्या जाएगा, लॉस या गेन? OCI में लॉस जाएगा, गेन जाएगा? लॉस। कितना? 9 का OCI में लॉस जाएगा। इसी तरह अगला, वो तो जुबानी मुझे ज़रा कर दें। KL की किताबों में कैश 4 लाख इंटू 150 इंटू 1, 4 लाख इंटू 150 इंटू 1.02, 61 पॉइंट, और कैरी डाउन 4 लाख इंटू 138, 55.2। बैलेंसिंग OCI का लॉस 6। इस 9 और 6 का क्या करना है? मैं बताता हूँ इस 9 और 6 का क्या करना है। बिल्कुल आपको याद नहीं होगा, और मैं आपके दिमाग की बिल्कुल कोई दही नहीं बनवाना चाह रहा। बिल्कुल आपको याद नहीं होगा। पास पेपर के क्वेश्चन 1 में जो इस 35 और 20 का किया था, पास पेपर के क्वेश्चन 1 में जो इस 35 और 20 का किया था, ये मैंने 2 दफ़ा करवाया था। अभी आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को याद करने पे, ठीक है? तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि उधर सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर गिवन था 35 और 20, वो पीपीई का था। ये पीपीई का सरप्लस है या इन्वेस्टमेंट्स का सरप्लस या लॉस टाइप चीज़ है? तो अब आप मुझे बता दें, मैं P&L के मुंह के ऊपर एक चीज़ डालने लगा हूं, जिसके बाद मैं इस एडजस्टमेंट को काट देता हूं। वो है सिर्फ 9 और 6। तो ऐसा कर दें, अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, तो आप OCI का लॉस कितना? 9 और सलूक इसके साथ क्या करना है? वर्किंग 5.2 और वर्किंग 5.3। थोड़ी सी मेहनत आपको इसलिए करनी पड़ेगी घर में, जब ये लॉस एलोकेट करना है। लॉस है, उस सवाल में क्या है? प्रॉफिट। तो पास पेपर के क्वेश्चन 1 के बाद आप करेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। वरना टाइम मिलेगा तो मैं भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। तो बस ये मसला है।